Good morning, students. Today we are going to learn our chemistry second chapter is matter around us pure. देखो ये जो चैप्टर का नेम है ना कि is matter around us pure, यानी हमारे आसपास में जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है, क्या प्योर है, क्या इम्प्योर है, इसका ही आंसर ढूंढने के लिए हम लोग को ये चैप्टर जो है वो पढ़ना है। बट किस बेसिस पर? साइंस के बेसिस पर। साइंस किन चीजों को प्योर कहता है और किन चीजों को इम्प्योर कहता है, हम लोग ये चैप्टर पढ़ करके और उसके आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भाई मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग मास को दो डिफरेंट क्राइटेरिया यानी कि दो अलग अलग मैथड से थोड़ा सा हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। पहला क्या है हमारे पास? फिजिकल, यानी कि फिजिकल स्टेट क्या होता है मैटर का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जैसे कि जो मैटर है वो या तो सॉलिड स्टेट में हम लोग को मिलेगा, या लिक्विड स्टेट में मिलेगा, या गैस में मिल सकता है, या प्लाज्मा, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में मिल सकता है। ठीक है, केमिकली अगर हम लोग मैटर को देखें तो केमिकली हमारा मैटर जो है वो दो पार्ट्स में मिलेगा। पहला क्या है? पहला है हमारे पास इम्प्योर और दूसरा है हमारे पास प्योर। ठीक है, तो चलो पहले प्योर के बारे में बात कर ले। प्योर यानी कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ जो भी मैटर है हमारे पास उसको हम लोग प्योर में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो प्योर का दो एग्जाम्पल आ जा रहा है, वो है हमारे पास एक एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो एलिमेंट तो चलो ठीक है, एलिमेंट यानी कि सिर्फ एक ही तरह का जो एटम है उस और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है उसको हम लोग एलिमेंट कह रहे हैं। एलिमेंट क्या है भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। और नोन एलिमेंट्स हमने पढ़ा है, टोटल कितने हैं? वो है हमारे पास 118। उसमें और क्या क्या आता है हम लोग का? मेटल है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये सारे किसके एग्जांपल है? एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि एलिमेंट्स भी हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू मतलब उसका अपीयरेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है। कंपाउंड, कंपाउंड कैसे प्योर हो गया? उसमें तो दो अलग अलग टाइप के एटम जो है वो आपस में मिले हुए हैं, तो हम लोग उसको मिक्सचर क्यों नहीं कहते, उसको हम लोग प्योर क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड में और एलिमेंट में। एलिमेंट यानी कि ओनली मेड अप बाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, वो हो जाएगा हमारा एलिमेंट। इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये हो गया। और कंपाउंड, कंपाउंड को क्यों प्योर कहा गया है? ध्यान से सुनो, कंपाउंड जो होता है ना वो आपका एक फिक्स रेशियो में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो आपस में मिल रहे हैं या सेम टाइप्स के भी मिल रहे हैं, तो जो मिलने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को यानी अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी को छोड़ देता है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिला। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जैसे कि आपका H2 और O2 जो है, ठीक है, अगर हम H2O2 लिख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, लेकिन ये वाटर नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, लेकिन ये वाटर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यानी वाटर की प्रॉपर्टी शो करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? H2O, तभी ये वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा। यानी कि इन लोगों का जो रेशियो है वो फिक्स है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे पास जो एलिमेंट्स है ना वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं और एक नई ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट, हम लोग कह सकते हैं कि लाइटेस्ट एलिमेंट है और ये आपका ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। ऑक्सीजन जो है वो भी आपका कंबशन रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जैसे ये लोग वाटर बनता है ना, ये लोग क्या करता है, ये लोग जो भी हमारा फायर होता है उसकी इग्निशन टेम्परेचर को ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाता है। और भी बहुत सारा, भाई ये वाटर है तो और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा जो कंपाउंड है वो भी एक प्योरेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पहली। और दूसरी बात कि ये जब भी बन रहा है तो इसमें इनका एक फिक्स रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड में। और अब हम लोग सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हो सकता है। ठीक है, अब देखा जाए इम्प्यूरिटी की तरफ थोड़ी सी। इम्प्यूरिटी यानी मिक्सचर, किसी भी रेशियो में मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को मान लो हमारा जो एयर है, एयर भी क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब रेशियो तो फिक्स नहीं किया गया, आप लोग बोलेंगे हाँ 78% नाइट्रोजन है,
क्या हर जगह पर जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है वो इक्वल है? क्या हर जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल है? वो भी छोड़ो, हटाओ, जो डस्ट पार्टिकल्स है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैंने एक मिक्सचर बनाया है शुगर और वाटर का, तो वहां पर हम एक स्पूनफुल शुगर भी ले रहे हैं और उसका अगर हम सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी मेरा शुगर वाटर का सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम 3 या 4 स्पूनफुल शुगर ले रहे हैं तब भी वो आपका शुगर एंड वाटर का ही सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि वहां पे कोई भी फिक्स रेशियो का होना जरूरी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा हमारा मिक्सचर अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस। हमारा मिक्सचर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या होगा? एक होमोजीनियस और दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनियस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, होमोजीनियस जो होता है पार्टिकल्स इतनी अच्छी तरह से मिल जाते हैं। यानी सबसे पहले तो ये जानो कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बनने के लिए 2 जरूरी चीजें हैं, वो है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है भाई? घुलाने वाला, और सॉल्यूट क्या होता है? घुलने वाला। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इस सॉल्यूट पार्टिकल अगर इतनी अच्छी तरह से मिल गया है कि वो विजिबल नहीं है तो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? होमोजीनियस का। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स विजिबल है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हेट्रोजीनियस का। तो चलो थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है भाई? जो भी मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? वो पूरी अच्छी तरह से मिल चुके हैं और पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम लोग उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। पहला। दूसरा कि हमारे जो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो बने हुए हैं वहां पर हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग इफेक्ट्स को नहीं करते। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, लाइट अगर आया पार्टिकल्स के ऊपर, जो भी मेरा सॉल्यूट पार्टिकल्स है, अगर उसके ऊपर पड़ा और पड़ने के बाद लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब मेरे आईज तक पहुंचेगा तो हम लोग को वो पार्टिकल चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? उस प्रॉपर्टी को टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो वो टेंडल इफेक्ट जो है वो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो शो नहीं करता है। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, अगर वो ऐसे शाइनी होंगे भी, अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगे भी, तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, वो आपका ग्रेविटी की वजह से अगर हम लोग छोड़ भी दे तो वो आपका सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रू सॉल्यूशंस है वो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मैंने फॉर्म किया है। जैसे हमारे पास जो स्प्राइट होता है, स्प्राइट को देखकर हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ये वाटर है या फिर स्प्राइट है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उसमें शुगर पार्टिकल्स हैं या जो भी कार्बोनेटेड वाटर है वो विजिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, जैसे इंक है, ब्लड है, या फिर आपका जो सर्फ और पानी का जो हम लोग एक सॉल्यूशन बना लिए हैं, या फिर हमारे पास वैसे जो भी, यानी कि जिसके पार्टिकल्स विजिबल हैं लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं बॉटम पर, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे हेट्रोजीनियस लेकिन कोलाइडल के। वो कैसे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने दिया है स्टार्च सॉल्यूशन दिया है, यानी स्टार्च को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व करके रखा है तो पार्टिकल्स हमको दिखेगा। ठीक है, कि वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो नीचे नहीं बैठेगा। कितनी भी देर के लिए छोड़ दें तो वो पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे और वो कभी भी ग्रेविटी की वजह से जमीन पे जाके नहीं बैठेंगे। दूसरा है मिल्क है, ब्लड है, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो पार्टिकल्स विजिबल होंगे लेकिन कुछ समय के लिए। अगर हम लोग उनको कुछ टाइम तक बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें तो क्या होंगे? जो हमारे पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, इतने लोडेड हैं कि वो लोग क्या होंगे? वो लोग बॉटम में जाकर के बैठ जाएंगे। जैसे मड वाटर, जो कीचड़, जो गंदला पानी होता है बारिश के बाद, क्या होगा? वो वाटर कैसा दिखेगा? हम लोग को ब्राउन दिखेगा। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो सारा पानी नीचे चला जाएगा। जैसे हमारे पास चॉक वाटर, अगर चॉक वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की व्हाइट रहेगा। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो फिर वो आपका बॉटम में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे सस्पेंशन का एग्जांपल। अब प्योर की बात की जाए तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एलिमेंट जो है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफाइड है, और हमारा जो कंपाउंड है वो आपका क्लासिफाई है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां पर कार्बन मेन रोल प्ले कर रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो प्रेजेंट हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कह सकते हैं, और जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग कह सकते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को फिर से क्लासिफाई किया गया है
एलिफेटिक और एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक यानी कि जो सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि जो आपका जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, ये क्या कर रहा है, एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा वो हो जाएगा एग्जाम्पल, यानी कि बंद चेन जो भी है, वो चाहे वो आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा हो, अगर वो पूरा क्लोज्ड है तो उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एलिफेटिक यानी कि एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे हम लोग का नॉर्मल ब्यूटेन या हम लोग का नॉर्मल या आइसो जो भी है, अगर चेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सब कुछ किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारे एलिफेटिक का। ठीक है।